नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। अरविंद गणपत सावंत भी मौजूद है। अरविंद जी, समझना चाहेंगे आपसे, विपक्ष और सत्ता पक्ष इन दोनों के सामूहिक समन्वय से ही सदन चलता है, और ऐसे में विपक्ष का साथ जब अपेक्षित होता है तो क्या कुछ भूमिका हो सकती है एक आदर्श विपक्ष की आपके हिसाब से? पहली बात ऐसी है कि पिछले सत्र में भी आपने देखा होगा, जो विधायक सदन में पारित हुए, उसने शिवसेना ने जो राष्ट्र के हित में है, जन के हित में है, उसका समर्थन किया। किसानों के विधायक के बारे में तो आज भी हमारा रिजर्वेशन है। उस वक्त भी हम साथ में थे, तभी भी मैंने कहा था। आज भी मेरा जो भाषण है लोकसभा में मौजूद है, आप देख सकते हैं उसको जी। मुझे जगदम्बिका पाल साहब ने जो कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो 2-3 बार उन्होंने कहा, तो मुझे पहले पूछना है कि भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी क्या कहता है, वो भी देख लो जी आप। और आप कहें तो हमारे महाराष्ट्र में यहाँ विधान परिषद है जी। विधान परिषद में 12 विधायकों को नाम नियुक्त किया जाता है। वो 12 विधायकों के नाम सरकार राज्यपाल महोदय के पास भेजती है। पिछले 1 बरस में उन्होंने उनके नाम आज तक घोषित न किए, न कि उसके कारण भी बताए। ये तो संविधान का ही ढांचे को धक्का देने वाली बात है। फिर भी हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं। दूसरी बात बता देता हूं, मुंबई में आप जानते हो कि पुरानी इमारतें हैं, इतने सारे बिल्डिंगें हर बरस गिरती रहती है। हालांकि उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जिनको हता पहुंचती, क्षति पहुंचती है, उन परिवार को मदद करते हैं। ये सब जानने के बावजूद महाराष्ट्र की सरकार ने एक बिल पारित किया, विधेयक पारित किया। वो विधेयक पारित करने के बाद में विधानसभा में पारित हुआ, विधान परिषद में पारित हुआ, माननीय राज्यपाल की उसके ऊपर दस्तखत हुई, फिर महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गया। पिछले 8 महीने से वहां पड़ा हुआ है। जबकि दोनों ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हो ना, इसका कैसा समर्थन करोगे? मैंने 10 जून को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा। अब कल परसों संसद के पहले मुझे आया है उत्तर कि अब हमने होम मिनिस्ट्री के पास उसका लक्ष्य आकर्षित करने के लिए कहा है। ये हुई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। आपके देशद्रोही के कानून के ऊपर, सेडेशन के कानून के ऊपर कल सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपनी विचारधारा प्रकट की है, उसको देखिए। और 2014 के बाद में कितने लोगों पर देशद्रोह की कार्रवाई हुई, वो भी देख लो, फिर समझ में आएगा ये कानून का कैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है। अरविंद जी, ये सब ठीक है, आप जो बातें बोल रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन चर्चा का विषय अरविंद जी संसद का मानसून सत्र पूरा करता हूँ जी। मानसून सत्र पे आ रहा हूँ ना जी, बिल्कुल। आपने ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते रहे तो उनकी जानकारी दे दी जी। अच्छा, रही बात सीबीआई ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है, और भी बात है। अब मानसून सत्र की बात आती है तो मेरे लिए 2 महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा विषय है, वो है महंगाई और दूसरी है बेरोजगारी जी, और तीसरा है किसान। ये तीनों घटक देश के मजदूरों के बारे में कानून जो बनाने कर रहे हैं, और अभी जो कानून वापस उन्होंने लाए, आदर्श मॉडल कानून जो बना, वो इतनी क्षति पहुंची है। आप जानते हो कि नोटबंदी के बाद में कितने लोगों के रोजगार गए, और अभी दुर्भाग्यवश उसके लिए मैं प्रधानमंत्री को डायरेक्टली नहीं जिम्मेदार समझता, कोरोना के कारण भी कुछ लोग ये जो रोजगार गए, तो बेरोजगार की जो पैदावार देश में हुई है, उनके बारे में कुछ हम सोचते कि नहीं सोचते? महंगाई, उज्ज्वला गया, सब अंधेरा बन गया। सिलेंडर के भाव तो आसमान को छू गए, गैस के सिलेंडर के भाव। हमारे मुंबई में पेट्रोल के भाव आज के दिन 107 रुपया 80 पैसा भाव है। आप सोचिए, कल तक भारतीय जनता पार्टी 4 आना भाव बढ़ा तो रस्ते पे आती थी, गैस के भाव बढ़े तो सिलेंडर लेके रस्ते पे आती थी। और अगर रहा तो व्यवधान की बात, आदरणीय जेटली साहब ने उस वक्त भी कहा था, व्यवधान ये भी एक संवैधानिक काम है, पार्लियामेंट्री का काम है, डेमोक्रेटिक काम है। ये उनका वक्तव्य पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर है। जबकि लेकिन अरविंद जी, उन्होंने किया था इसलिए हम करेंगे, इससे सर समाधान क्या निकलेगा? फिर जनता के हित की बात कहां आएगी? इसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन आज जब वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, तो उनको याद करना देना पड़ता है। पूरा सत्र का सत्र
भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह की सरकार को काम करने नहीं दिया था। अरविंद जी ये नहीं जवाब बोलता। ले लें। अरविंद जी तो आपकी नींव, आप जिस नींव पे खड़े हो ना, ठीक वो है। मत भूलिए। अरविंद जी ने अभी यहाँ पर कहा कि वो समर्थन नहीं करते हैं व्यवधान का, वो हाथ भी उठा रहे हैं। अरविंद जी बात रखिए अपनी। मैंने ये बात तो आप इसीलिए जगदम्बिका पाल जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं तो मंत्री रहा, ये मेरे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के आशीर्वाद से मैं बाहर रहा, छोड़ो उन बातों को। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, किसानों की बात वो जब कर रहे थे तो मैंने आज भी वही कहा कि मैं उस वक्त मंत्री नहीं था, फिर भी मैं एनडीए में था, और एनडीए में रहकर मैंने उस वक्त जो भाषण किया था, जगदम्बिका पाल जी आपको याद दिलाता हूं, मैंने दो ही शब्द कहते, वो जो पूरे कानून रद्द करो वो बात छोड़ो, मैंने दो ही विषय बोले थे। आज भी आप तोमर साहब से पूछिए, मैंने कहा था कि एमएसपी शब्द का अंतर्भाव आप कानून में क्यों नहीं करते हो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में आप बाहर तो निर्णय ले रहे हो, चाहे इतना चावल के भाव बढ़ा दिए, गेहूं का भाव बढ़ा दिया, सब मानते हैं, ये सब टेम्पररी चीज है। कानूनन प्रावधान हो तो उसको शक्ति मिलती है, आपने कानूनन प्रावधान नहीं किया। उसी तरह से आपने जो एपीएमसी के बारे में बात की, आप बाहर तो अभी भी कर रहे हो, अभी आपने कुछ पैसे घोषित किए एपीएमसी के पुनर्निर्माण के लिए, उसको विकास के लिए, मानता हूं, स्वागत करता हूं, क्या बड़ी बात है उसमें, स्वागत है, आज भी करता हूं। लेकिन फिर भी वहां आप बाहर कहते हो, कानूनन प्रावधान करते समय उसका शब्द कानून में ले जाते, इससे लोगों के मन में शंका पैदा होती है, और शंका पैदा होने के लिए कारण सत्ता पक्षी है। ये मैं आपको आपके सामने कहता हूं कि हमने ही उनको शंका पैदा करने के लिए दे दी, और हुआ ऐसा कि हरियाणा और पंजाब में ये जो प्राइवेट बड़े एमएनसीज है, बड़े लोग हैं, उन्होंने गोडाउन के लिए जो जगह खरीदना शुरू कर दिया, तभी जो किसान है वो डर गया। मैंने उसके उदाहरण भी दे दिए कि किस तरह से लोग किसानों को फंसाया जाता है। आपने कानून में सब प्रावधान किया है, फिर उसको वकालत के पास जा सकता है, तहसील के पास जा सकता है, सब मानता हूं। आपने ये ध्यान में रखना है, इस देश में 80% किसान 5 एकड़ जमीन के भूधारक से भी नीचे है। अभी आप सोचिए, वो बेचारा गरीब 5 एकड़ वाला कहां जाएगा। रोमांटिज्म लगता है वो कि मैंने टमाटर दिल्ली से मुंबई भेजा, अरे आसान है क्या भैया, वो कितना उसका उपज कितना होगा, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, नहीं ना, तो वो कहां जाएगा। तो उसके लिए एपीएमसी का वो रहना महत्वपूर्ण होता है। एक मिनट पूरा करता हूं, और उसको कानूनन प्रावधान करना आवश्यक होता है। अब रही आपने जो विधायक बिल की बात की, मैं आज भी कहता हूं, जो राष्ट्र के हित में हम उसका समर्थन करें, हम नहीं वो सारी चीजें। लेकिन मैं आज बता देता हूं, एनसीएलटी क्या कर रही देख लो जरा। आप हाल ही में जेट एयरवेज का निर्णय हुआ, स्वागत लगा, लोगों को लगा जेट एयरवेज शुरू, अच्छी बात है, लोगों के रोजगार फिर आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। 7,800 करोड़ का बैंक का देना है, और उसको एनसीएलटी ने 300-400 करोड़ में कहा कि जो खरीदार कहता है मैं 380 करोड़ दूंगा, आप लोग मानते हो क्या। तो बैंक मान लेती है, किसका एनपीए बढ़ा। लेकिन अरविंद जी घाटे में गया। अरविंद जी जो तो तमाम सारे मुद्दे हैं, ये जो कानूनन जो करप्शन का घोटाले का एक उसमें दे दिया अनुमति, इससे देखो एक तरफ हम कहते हैं दिखाने के लिए, अंदर पीछे क्या हो रहा है वो भी देख लो। ठीक है, लेकिन विपक्ष का दायित्व है अरविंद जी, जो आप बात बोल रहे हैं वो ठीक है, विपक्ष का दायित्व है कि जो तमाम सारे मुद्दे हैं उस पर सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही को तय कराए, लेकिन उसके लिए व्यवधान के स्थान पर चर्चा को स्थान मिलेगा तब ना, क्योंकि जगदम्बिका जी यहाँ कह रहे हैं यदि कांग्रेस का दबाव होगा तो फिर अरविंद जी नहीं बोल पाएंगे कि भाई व्यवधान मत करो, चर्चा करो। नहीं ना भैया, अरे सर पराक्रम जी, मैं अमीर शेखावत जी, मेरी आपको प्रार्थना है, पूरे सेशन में देख लेना शिवसेना ने कब जाकर, या तो वेल में उनके साथ गई हो सबके, हम यूपीए के घटक नहीं है भैया, ठीक है, ध्यान में रखना, हम यूपीए के घटक, ठीक है जगदम्बिका जी। और हम जब भी गए, जब भी हमने कहा है, तो मैंने अभी और एक मुद्दा, जब एक मुद्दा याद दिलाता हूं, बजट के सत्र में 10 फरवरी को मैंने भाषण किया था, और मैंने उस वक्त कहा था, केन्स नाम की जो कंपनी है एनर्जी, केन्स एनर्जी, इन्होंने भारत सरकार के ऊपर बहुत सारे पूरे अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में उनके तरफ से न्याय मिला है, वो अपनी प्रॉपर्टी सीज कर देंगे, मैंने 10 फरवरी को कहा, ध्यान दिया नहीं दिया। कल क्या हुआ, 2 दिन पहले ही फ्रांस में हमारे आयुक्त की, जो विदेश के आयुक्त वहां होते हैं, उनका भी
जो निवासी सदन है वो भी अधिग्रहित सीज कर दिया गया है। आप सोचिए, ये मैंने कहा था कि नहीं कहा था? किसके लिए कहा था? विपक्ष करके नहीं, राष्ट्र के हित में कहा था, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा था। ठीक, लेकिन करे क्या? विपक्ष बोलता है ना, ये कान से सुन लो, वो कान से छोड़ दो। ऐसी सत्ता पक्ष की काम करने का तरीका है, उसको ध्यान देते। परिणाम निकले, आप मानेंगे इस बात को? पहली बात तो जो आपने शुरू में जगदम्बिका पाल जी मेरे मित्र, उन्होंने जो बात की, इसलिए मैं उनको भी और खास करके हमारे आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष बिरला जी को धन्यवाद दूंगा जी। ये मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने देर तक सत्र सदन चलाया, बहुत सारे सांसदों को उन्होंने अवसर दे दिया ताकि वो बोल पाए। लेकिन बोलने के बाद में जगदम्बिका पाल जी, एक सुधार की आवश्यकता उसमें भी है। हम 0 ओवर में सब लोगों को बोलने दे रहे हैं, सभी बोलते हैं, कोई बोलने के बाद उसका परिणाम क्या होता है? 0 ओवर का कोई उत्तर नहीं आता, 0 ओवर के पे क्या कार्रवाई वो नहीं मिलती। सिर्फ सदस्य को एक मन की समाधान मिलता है कि मैंने इस विषय को लेकर लोकसभा में आवाज उठाई, लेकिन उसका परिणाम आज भी हमें नहीं मिलता। इसके लिए सुधार करने की आवश्यकता है। मैं आपकी सहमति चाहता हूं इस बारे में कि हम दोनों जाकर कहें पाल साहब, आदरणीय बिरला साहब के पास, कि कहें कि नहीं भैया, भाई साहब आप हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन हम जब ये विषय उठाते, गंभीर विषय उठाते हैं, शून्य प्रहर में उठाते हैं, तो उसके आगे जाकर उस जो डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है वो भी तो जानकारी मिलनी चाहिए। इस कान से सुन लो, उस कान से सुन लो, वही बात है। दूसरी बात उन्होंने जो कही, मैंने जगदम्बिका पाल को और भी एक कहता हूं कि उनका सदन में अगर विपक्ष नहीं है तो बिरला साहब चर्चा नहीं मान लिया। लेकिन एक बात और भी बता देता हूं, हमारा जो शुक्रवार होता है फ्राइडे जी, उस फ्राइडे हमारे सांसदों के जो बिल आते हैं, प्राइवेट मेंबर्स कहा जाता है, बराबर है। उस दिन आप देख लीजिएगा पूरे 2 वर्ष में कितने बिल सत्ता पक्ष के सरकार ने लाए, सत्ता पक्ष ने लाए। जिस दिन उनके ऊपर भी, उनके भी जो अधिकार को संकोच किया जाता है, कहां बात करेंगे, कब करेंगे, क्यों प्राइवेट मेंबर बिल लाया, तो नहीं होती। उसके ऊपर गंभीरता ही गई, उसकी गंभीरता ही पूरी गई है। लाइन वक्त पर बिल लाए जाते हैं और कहते हैं अरे हमने कहा प्राइवेट मेंबर बिल का दिन है, आप कैसे बिल लेके आते? छोटा है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा करके करके घुसाते। वो अच्छा नहीं, ये कोई डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, ऐसा मैं मानता नहीं। ठीक है। और दूसरे 2-3 विषय जो है आजकल देश में, ये आरक्षणों का विषय बहुत गर्मा गर्मी हो रहा है। हमारे पास महाराष्ट्र में मराठों का आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है। ओबीसी का आरक्षण तो देश के लिए पूरा है, तो उसके ऊपर भी कभी एक चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, इसको लेकर सब मिलकर एक मिले सूरत मेरा तुम्हारा, ठीक है, ये होना चाहिए। उम्मीद करते हैं 19 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में ऐसी गंभीरता, ऐसी परिपक्वता हमारे माननीय सांसदों की देखने को मिलेगी। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद गणपत सावंत जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जगदम्बिका जी आपका भी, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद लोकमंच देखने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।